Dear students, welcome to my channel Study and Learn Academy. I am Dr. Ganpat Nagda, PhD from Environmental Science. Today we will start a new series of environmental lectures and the most important institution in India regarding the environmental protection and conservation. So, the first important institution, that is National Green Tribunal NGT. Introduction. The Constitution of India, through its directive principles of state policy DPSP, mentions that it is the duty of the state to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country and bestow upon the citizens the duty to protect the environment. सो आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न होता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर स्टेट्स को ये ड्यूटी दी गई है कि इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट and to safeguard the forest and wildlife of the country. In really, the implementation of DPSPs immediately after independence was a difficult task for the government, as there were many other problems that were given priority over the environment. So हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसको लागू करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कई दूसरी प्रायोरिटीज़ भी थी हमारे देश में. टू ओवरकम द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, environment were not given that much importance. In order to increase the production in the economy, more and more industries were set up. This has led to the degradation of environment at a large scale in India, and the priority in the last decade had gradually shifted to protect of the environment. So देश के अंदर इकोनॉमी को रेज करना था, इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया गया, और इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के साथ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन द इन्वायरमेंट का रेगुलर जो है डिग्रेडेशन हुआ. लेकिन इन द लास्ट डिकेड, अभी पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं इंडिया के अंदर. In 2010, the government enacted the National Green Tribunal Act, which enabled the creation of a special green tribunal that would handle the cases concerning environmental issues. तो इसी के रिगार्डिंग 2010 के अंदर भारत सरकार ने इन्वायरमेंटल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया, और ये जो एक्ट है और इसके अंदर जो एनजीटी बनाया गया वो बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ केसेस जो हैं उन्हीं को हैंडल करता है. द इंस्पिरेशन फॉर दिस केम फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच गारंटीज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. एनजीटी बनाने के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से मिलता है. आर्टिकल 21 यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और स्वस्थ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए. आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, विच हैज़ ए स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट and quasi-judicial bodies
that deal with environment related issues. ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बाद अगर आप देखें तो भारत जो है वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पे आता है जिसने इन्वायरमेंटल केसेस को हैंडल करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट और अर्ध जुडिशियल बॉडीज़ का यहाँ निर्माण किया. Since its establishment, the National Green Tribunal has emerged as a powerful unit for the enforcement or implementation of environmental legislation made in India. कई सारे इन्वायरमेंटल एक्ट जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन सब एक्ट को एनफोर्समेंट करने के लिए या इनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एनजीटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. फर्दर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एड्स वन मोर वेरिएशन बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर्स गिवन बाय द ट्रिब्यूनल्स. इसके अलावा अगर कोई संस्था या कोई बॉडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स को डिसओबे करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी का प्रावधान है. Thus, the implementation of these judgment of the tribunal results in dealing with such cases in an effective manner as compared to other civil courts, which used to deal with environmental issues as well. इसीलिए एनजीटी जो है उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर से और जजमेंट से इन्वायरमेंटल केसेस को हम अच्छे से तरह से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं. Origin of the idea of establishing environmental courts in India. In 1992, the United Nations Conference on Environment and Development was held in Rio de Janeiro. India pledged to provide administrative and judicial remedies for the victims who have suffered problem due to different pollutants and other environmental damage. The Supreme Court of India suggested that there should be environmental court on regional basis with professional judges and two experts, keeping in mind the kind of needed to deal with such issues. This was emphasized by the Supreme Court as there was a need for speedy justice for environmental protection and to reduce the burden on the high courts, which were not able to do quick disposal of cases involving environmental issues as they were overburdened by cases. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया कि इन्वायरमेंटल कोर्ट्स जो है वो रीजनल बेसिस पर होने चाहिए ताकि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, इन्वायरमेंटल केसेस हैं, उनका रैपिड डिस्पोजल हो सके. पहले से ही देश के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास बहुत सारे केस पेंडिंग हैं. दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन बाय द केसेस. सो सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट there should be environmental courts on regional basis with professional judges and two experts there. As a result of this dire need to specify justice, the National Green Tribunal was founded on 18 October 2010 under the National Green Tribunal Act 2010. इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फाउंडेशन किया गया. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल विच वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट स्पेशली फॉर हियरिंग द मैटर्स कंसर्निंग टू इन्वायरमेंटल इश्यूज़. ये एक स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड किया गया है और इसका मेन जो फंक्शन है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको सुनने का है. इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसीजर एंड द डिमांड फॉर सच ट्रिब्यूनल started long back in the year 1984
after the Bhopal gas tragedy. The Supreme Court specifically mentioned the need for such tribunals in the case where the gas leaked from Shri Ram Food and Fertilizer Limited in Delhi. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फाउंडेशन के लिए जो आवाज़ है वो कई वर्षों पहले 1984 के आसपास जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ उस समय से इसकी आवाज़ उठाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि इस तरह के ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो होने चाहिए और दिल्ली के अंदर जो गैस लीक हुआ श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स से तब से इसके लिए आवाज़ उठ रही थी. The Supreme Court then in a number of cases highlighted the difficulty faced by judges in adjudicating on complex environmental cases and laid emphasis on the need to set up a specialized environmental court. Though the credit for enacting the NGT Act 2010 goes to the then Environmental Minister Jairam Ramesh, it became functional only because of repeatedly of the Supreme Court while hearing the special leave petition titled Union of India versus Vimal Bhai. The Legislate Act of Parliament defines the National Green Tribunal Act 2010 as an act to provide for the establishment of National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases related to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto. Now, difference between a court and tribunal. कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में क्या अंतर होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. The Supreme Court has given an answer to this question in the form of this statement that every court may be a tribunal, but every tribunal is not a court. हर कोर्ट एक ट्रिब्यूनल हो सकता है बट हर ट्रिब्यूनल एक कोर्ट नहीं हो सकता है. इस रूप में सुप्रीम कोर्ट को इसको डिफाइन किया है. For instance, a high court may issue writs and has wide-ranging powers under which it can hear cases on different matters. जिस तरह से हाई कोर्ट्स रिट को इश्यूज़ करता है और उसके पास बहुत वाइड रेंज पावर्स होती है डिफरेंट केसेस को मैटर्स को सुनने की. बट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन ओनली डील विद द केसेस इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड द लॉज विच आर मेंशन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो लॉस है उन्हीं को हियरिंग करता है और जो शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन किए गए हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर. So what is National Green Tribunal? It is a specialized body set up under National Green Tribunal Act. ये एक स्पेशलाइज बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाई गई है जो कि इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट से रिलेटेड जो केसेस है उनका फास्ट और इफेक्टिव डिस्पोजल के लिए काम करती है. NGT is mandated to make disposal of applications or appeals finally within 6 months of filing of the claim. The NGT has 5 places of sittings. New Delhi is the principal place of sitting and Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai are the other 4. Now the structure of NGT. The tribunal comprises of the chairperson, the judicial members and the expert members. They shall hold office for term of 5 years and are not eligible for reappointment. The chairperson is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. A selection committee shall be formed by central government to appoint the judicial members and the expert members. There are
to be at least 10 and maximum 20 full-time judicial members and experts members in the tribunal. So this is all about the today's lecture, and we will continue in next lecture. NGT. Thank you very much. Goodbye.